नमस्कार दोस्तों, जैन लिप स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भाइयों और बहनों, निर्धनता, भुखमरी, बीमारी और अज्ञानता के लिए जिहाद करने में कामयाबी मेरे इन नौजवान दोस्तों पर निर्भर करती है जो देहाती इलाकों में काम करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी विकास की भारी संभावनाएं और काम करने के बहुत मौके मौजूद हैं जिनकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और गन्ना, कपास, तिलहन जैसे कृषि का कच्चा माल और अनाज पैदा करने वाले लोगों की खुशहाली बढ़ने से देश की आबादी के दूसरे वर्गों की खुशहाली भी बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्र में प्रबंध योग्यता की कमी और संगठन के होने के कारण असली उत्पादकों को अपनी उपज के सही दाम नहीं मिल पाते। संगठन में सुधार और आधुनिक प्रबंध प्रणाली को लागू करने से इस कमी की पूर्ति हो जाएगी और गांव के लोगों को उससे वे लाभ हासिल हो सकेंगे जिन्हें संगठित ग्रामीण विकास के लिए लागू किए जा रहे हैं। विभिन्न प्रोग्रामों और योजनाओं के जरिए उन तक पहुंचाया जाना है। मुझे पूरी आशा है कि हम लगन के साथ लगातार कोशिशों के जरिए निर्धनता को मिटाने और गरीब पद्धति और समाज के उपेक्षित और पीड़ित लोगों को ऊपर उठाने में कामयाब होंगे। यह कोई आसान काम नहीं है। मैं एक गांव का रहने वाला हूं और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि शहरों में पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए लोगों की आकांक्षाओं को समझकर उनसे घनिष्ठता कायम करना कितना मुश्किल होता है। देहाती इलाकों में जो ताकतें काम कर रही हैं उन्हें समझना और उन पर काबू पाना भी कठिन होता है। फिर भी मुझे यकीन है कि इस बेजोड़ संस्था में जो तालीम आपने हासिल की है उससे न केवल आपका ज्ञान और कार्यकुशलता बढ़ी है बल्कि देहात के गरीब लोगों की सेवा करने के लिए दृढ़ निश्चय और हिम्मत भी आप लोगों में पैदा हुई है। जिन नौजवान स्नातकों ने यहाँ ट्रेनिंग पूरी की है वे ग्रामीण क्षेत्र में तब्दीली लाने के कारगर और क्रियाशील साधन बनेंगे। हो सकता है कि ग्रामीण प्रबंध में उन्हें अपना काम धंधा पैसे की दृष्टि से इतना लाभदायक न लगे जितना कि बहुत ही संगठित और उन्नत उद्योगों में उनके साथियों को मिलता है, परंतु उन्हें एक उन्नत और खुशहाल ग्रामीण भारत के नवनिर्माण में उत्साहजनक और चुनौतीपूर्ण कार्य करने में हाथ बटाने का अवसर प्राप्त होगा। मुझे शक नहीं कि उन्हें संतोषजनक व्यवसाय मिल सकेगा और अपने ज्ञान तथा कार्यकुशलता के उपयोग का मुनासिब मौका भी मिलेगा। गुजरात राज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म स्थान है जिन्होंने आज़ादी की खातिर भारत के सभी भागों के कर्मठ कार्यकर्ताओं को कार्य करने की प्रेरणा दी थी। सेवा की उसी भावना से हम सब लोगों को, खासतौर से देश के नौजवानों को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा लेनी चाहिए। मुझे यकीन है कि आप सब लोग जिन्होंने महात्मा गांधी की भावना से
प्रेरित वातावरण में ट्रेनिंग हासिल की है। अच्छा काम करके अपनी बेहतरीन ट्रेनिंग का सबूत देंगे, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। पेरा महोदय, देशी रियासतों में प्रजा की दशा अत्यंत दयनीय थी। कुछ जाति और जाति के लोगों, नरेशों के नाते रिश्तेदारों को छोड़कर सामान्य जनता, विशेष रूप से किसान, बड़ा ही कष्टमय जीवन बिता रहे थे। देशी रियासतों को निरंकुशता और निर्धनता का निचोड़ कहा जा सकता था। कभी कभी मर्जी होने पर नरेश लोग कुछ लोगों के साथ उदारता का व्यवहार भी कर देते थे, लेकिन सामान्यतः उन्हें अपनी ऐशो आराम और अपनी निरंकुश सत्ता की ही चिंता रहती थी। देशी रियासतों की संख्या लगभग 700 थी, जिनमें से हैदराबाद, कश्मीर, मैसूर आदि रियासतें काफ़ी बड़ी थीं और कुछ रियासतें तो ब्रिटिश भारत के किसी एक गांव के बराबर छोटी थीं। कुछ रियासतों का क्षेत्रफल केवल कुछ एकड़ ही था, लेकिन उन्हें देशी रियासतों के सारे अधिकार और दर्जा प्राप्त था। इन नरेशों के अधिकार एक समान नहीं थे। कुछ नरेशों को काफ़ी हद तक वास्तविक सत्ता प्राप्त थी, कम से कम देखने में, और कुछ को लगान वसूलने और अपनी प्रजा को आतंकित करने के सिवा और कोई अधिकार नहीं थे। इस हालत के लिए देशी नरेशों को ही अकेले दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सिद्धांत रूप में यद्यपि उन्हें अपनी रियासत में पूरे अधिकार प्राप्त थे, लेकिन अधिकांश में यह सत्ता केवल जनता पर दमन और अत्याचार की चक्की चला सकने तक ही सीमित थी। यदि वे प्रजा की दशा सुधारने या उसे किसी प्रकार का प्रातिनिधिक प्रशासन देने की कोशिश करते भी थे, तो दिल्ली की राजधानी में बैठा सम्राट का प्रतिनिधि वायसराय या उन रियासतों में बैठा उसका एजेंट उन्हें वैसा करने से रोक देता था। ऐसा वास्तव में हुआ भी था कि नरेशों ने उत्तरदायी सरकार स्थापित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी, क्योंकि वैसा करना सर्वोच्च सत्ता ब्रिटिश सरकार के साथ हुई संधि की शर्तों के विरुद्ध होता। वस्तुतः वायसराय केवल संधि की शर्तों की सीमा में ही रहकर अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करता था। जब बरार को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हुआ था, तब लॉर्ड रीडिंग ने यह बात निजाम को अच्छी तरह समझा भी दी थी। पेरा यह कहना बहुत हद तक ठीक होगा कि असली सत्ता विभिन्न रियासतों में नियुक्त भारत के एजेंटों या रेडिजेंटों के हाथ में होती थी, और इन लोगों को भारत सरकार के पॉलिटिकल डिपार्टमेंट की सलाह के अनुसार चलना पड़ता था। एजेंट या रेडिजेंट की सहमति के बिना किसी नरेश के लिए जनता की भलाई के लिए कोई कदम उठाना संभव नहीं था। आरंभ में इन एजेंटों या रेडिजेंटों से भारत सरकार के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती थी, किंतु वीपी मेनन के अनुसार धीरे धीरे उनका स्वरूप बदलकर एक श्रेष्ठतर सरकार के कार्यपालक और नियंत्रण अधिकारियों का हो गया। सरकार ने इन रियासतों का उपयोग उन गंदी जमा करने वाले गड्ढों के रूप में किया जिसमें शेष भारत का संचित दुख दर्द
बह कर जमा हो सकता था। 1920-21 तक रियासतों में कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं होती थी। स्टॉप।